केजरीवाल मानहानि केस में फंसे तो सुप्रीम कोर्ट में मानहानि कानून को खत्म करने की अपील कर दी। लेकिन जब केजरीवाल सरकार की मीडिया ने आलोचना की तो इन्हीं केजरीवाल ने मीडिया पर मानहानि का केस दर्ज करने की तैयारी कर ली। यह बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल को आईना दिखाते हुए मीडिया के खिलाफ जारी दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी और नोटिस देकर 6 हफ्ते में जवाब भी मांग लिया। लेकिन केजरीवाल के दोहरे चरित्र, डबल स्टैंडर्ड की एक वानगी भर है ये। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री और मंत्री की तस्वीरों पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके केजरीवाल दिल्ली सरकार के विज्ञापन में खूब चमकते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह बड़ी बहस का बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल की राजनीति फायदे की बुनियाद पर टिकी है? केजरीवाल सियासी हित साध लें, फिर चाहे वो हित नैतिकता को ही सूली पर चढ़ाकर क्यों ना हासिल हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया को सरकार के हंटर से हाँकने चले थे तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर ही कानून का चाबुक चला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए 6 मई के उस सर्कुलर पर रोक लगा दिया जिसमें दिल्ली सरकार के खिलाफ खबर पर मीडिया पर कार्रवाई की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 499 और 500 को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सर्कुलर जारी कर ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई खबर चलाई जाती है तो उसके खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। जबकि यही केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मानहानि के कानून को खत्म करने की चुनौती दे चुके हैं। उनकी इस याचिका की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर मानहानि के 4 मुकदमों पर रोक लगा दी थी। ऐसे में नाराज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने अमित सिब्बल की याचिका पर सुनवाई के दौरान तल्ख लहजे में कहा कि आपने ऐसा सर्कुलर क्यों जारी किया। एक तरफ आप खुद को पीड़ित की तरह पेश करते हैं, दूसरी तरफ मीडिया पर मानहानि की कार्रवाई करना चाहते हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए अब इस मामले पर 6 हफ्ते में जवाब मांग लिया है, जिसके बाद से केजरीवाल और उनकी पार्टी के मुंह पर ताले जड़ गए हैं। एक तरीके से लोकतंत्र की जड़ों को काटने वाला ये सर्कुलर था। ये केवल मीडिया को चुप कराने के लिए नहीं था, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए, साधारण नागरिक के लिए भी, उसको भी बोलने से रोकने के लिए और बोलने की आजादी और बोलने की स्वतंत्रता के खिलाफ ये सर्कुलर था। आशीष जोशी को हटाया गया दिल्ली डायलॉग कमीशन से, क्योंकि आप अपने जो डर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को इस प्राइवेट से बैकरूम से लोगों को लाना चाहते हैं। मीडिया इसको एक्सपोज करेगा और इसलिए आप मीडिया से डरते हैं और डराना चाहते हैं। बेहद तानाशाह रवैया था ये। पिछले 65 साल की प्रजातंत्र में कोई पब्लिक लीडर इस तरह का भाव रखे मीडिया के खिलाफ, जेल भेज देंगे संपादकों को, हर तीसरे दिन कुछ तमाशा करना, मुझे लगता है कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई जन नेता इस तरह की भावना प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ रखे। लेकिन केजरीवाल के दोहरे चरित्र को लेकर सवाल यहीं तक सीमित नहीं है। केजरीवाल ने एक और गुस्ताखी की है। कैसे? अब वो सुनिए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों पर बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अब सरकारी विज्ञापनों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर मुख्यमंत्री या मंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी, क्योंकि सरकारी विज्ञापनों में जनता का पैसा लगता है और इस पैसे का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए केजरीवाल सरकारी विज्ञापनों में नजर आए। देखिए, यही है वो विज्ञापन। सरकार ने उनके लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे का ऐलान किया है। ये हमने कैसे किया? क्योंकि सारी पार्टियां कहती रहती हैं सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। फिर हमारी सरकार के पास पैसा कहां से आया? बस इसी विज्ञापन को लेकर केजरीवाल की नैतिकता एक बार फिर सवालों में घिर गई। उससे हमने किसानों को मुआवजा दिया। हमारे दिल्ली के अंदर रिसोर्स क्रंच है, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा अभाव है पैसों का। हमारे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स दिल्ली में बंद हो रही हैं, पेंशन जो कॉर्पोरेशन से मिलती थी वो बंद हो रही है, सैलरीज कॉर्पोरेशन में नहीं है। तो जब पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास में कम है तो वो क्यों खर्च कर रहे हैं अपनी फोटो दिखाने में? जनता का पैसा फिजूल अपनी इमेज बढ़ाने के लिए या करने के लिए नहीं हो सकता। अगर आम आदमी पार्टी अपना पैसा खर्चे पार्टी की तरफ से, वो बात अलग है, लेकिन जनता के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग नहीं हो सकता। ये जो ऐड आज सुबह से चल रहा है टीवी पर अरविंद केजरीवाल का,
ये उन गाइडलाइंस के खिलाफ है। और अगर वो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले वो ऐड दिया गया था तो ये ज़रूरी है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद इन एड्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए। बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल अब इसी लाइन पर चलने लगे हैं कि उनका फायदा किसी तरह से हो जाए, फिर चाहे उस फायदे में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना ही क्यों ना हो, अपना काम किसी तरह से बच जाए, फिर चाहे नैतिकता भाड़ में ही क्यों ना चली जाए। दिल्ली से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इस अहम मुद्दे पर बड़ी बहस हम शुरू करें उससे पहले बता दें कि लाख मिन्नतों के बाद भी, गुजारिशों के बाद भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने अपना कोई प्रवक्ता या कोई स्पोक्स पर्सन भेजने से इनकार कर दिया। हमारे साथ लेकिन काफी अच्छा खासा पैनल है। हम आज बात करेंगे बड़ी बहस में जिन मेहमानों से, उनमें शाजिया इल्मी शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी से, शर्मिष्ठा मुखर्जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, प्रेम शुक्ला दोपहर का सामना के एडिटर हमारे साथ होंगे, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर मनीष कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आम आदमी पार्टी से भी कोई होता तो बेशक उनका भी पक्ष सामने आता, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस मुद्दे पर वो चैनल पर आकर कुछ भी नहीं कहेंगे। शाजिया, खैर ये पुरानी आदत है आम आदमी पार्टी की कि जब वो फंसते हैं या जब उनकी पूंछ पर पैर पड़ता है तो फिर वो बिलबिलाते हैं और जवाब उन पे देते नहीं बनता। क्या कहेंगी आप इन दोनों ही मामलों पर? एक तो जो सरकारी विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी चल रहा है उस पर भी, और जो मीडिया पर सर्कुलर जारी किया था उस पर जो चाबुक सुप्रीम कोर्ट का पड़ा है उस पर भी। मुझे लगता है बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि मैं भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा थी और उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन का हिस्सा थी। ये सही बात है कि कुछ चैनल कभी कभार पक्षपात करते होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों को भी पर इतना ही प्रहार हुआ है जितना कि छोटी पार्टियों पर हुआ है, और ये सब जानते हैं। तो किसी चैनल को बिला वजह ये कहना कि आप बिल्कुल ही अगेंस्ट है एक पार्टी के, ये सही नहीं है, और क्योंकि सही है नहीं, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि अलग अलग वक्त में अलग अलग पार्टियों पर चैनल जो है प्रहार करते हैं, और सभी पार्टियां इसकी विक्टिम रह चुकी हैं। और पर जरूरी बात यह है कि अगर आप आम आदमी पार्टी की शुरुआत देखिए तो अन्ना हजारे आंदोलन में भी वही मीडिया की कुछ अच्छी रिपोर्ट्स या करप्शन एक्सपोजेस को लेकर हम लोग ने एक बहुत बड़ी मुहिम की, और मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका ने इस पूरे मूवमेंट को बढ़ावा भी दिया। फिर वही आम आदमी पार्टी में भी मीडिया के बहुत से सहयोगी भी आए, मीडिया में काम करने वाले, और मीडिया के कई चैनलों और अखबारों ने बहुत प्रोमिनेंस दिया। बल्कि एक स्टडी कहती है कि लोकसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल को सिर्फ थोड़ी सी कम, नरेंद्र मोदी जी से कम, लेकिन बहुत ज्यादा कवरेज मिली है, और सेकंड हाईएस्ट कवरेज उनकी रही है। तो आप ये देखने की बात है कि वही मीडिया जब आपको उसका इस्तेमाल करना होता है और पॉलिटिशियंस को आईना दिखाने के लिए, तो आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं रिपोर्ट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन जब वही आईना आपको दिखाया जाता है, आपको अपनी परछाई, अपना रिफ्लेक्शन, अपना अक्स पसंद नहीं आता, क्योंकि मीडिया फिर वही कड़वाहट आप पर भी आपको भी उसमें ढालता है, तो आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये गलत है। अगर आप मीडिया को आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं औरों के चेहरा और असलियत दिखाने के लिए, तो खुद पर भी वो अगर आईना हो और उसमें भी देखने की जरूरत पड़े, उस दर्पण को तो जरूरी है। और इस तरह से हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक तरह से डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर नेगेटिव खबरें दिखाओगे तो प्रोसिक्यूशन होगा, कार्रवाई होगी, तो उस पर से असर पड़ता है। लेकिन सही वक्त पर और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक लगाया, जो कि जरूरी था। शर्मिष्ठा मुखर्जी, लेकिन ऐसे चाबुक की क्या आदत पड़ गई है केजरीवाल को, या फिर आपको लगता है कि वाकई में वो इस नीति पर चल रहे हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए नैतिकता? देखिए, ये खाली नैतिकता की बात नहीं है, ये एक लीगल इशू भी है, क्योंकि उन्होंने जो सर्कुलर उन्होंने जारी की थी, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। क्योंकि द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, और खाली मीडिया का बात ही नहीं, ये भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपना बात सबका फ्री होके सबके सामने रखे। एंड सेकेंडली, उन्होंने ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी ये उनकी जो सर्कुलर थी, क्योंकि आप सोचिए वो बोल रहे हैं कि मीडिया को सरकार से गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करेगा, तो वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कौन अपॉइंट करेगा? चीफ मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर।
तो अगर उसमें आप फिर एक बैलेंस्ड, एक अनफेयर प्रोसीजर कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अब लॉ मिनिस्टर जिनकी फर्जी डिग्री के खिलाफ आप मीडिया लिख रहे हैं और उसी लॉ मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। सो ये तो बहुत ही एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है। एंड सेकेंडली, आप किसके पैसे से, सरकार पब्लिक मनी से आप प्रोसिक्यूट करेंगे, टैक्स पेयर्स मनी से प्रोसिक्यूट करेंगे? ये सारे खाली नैतिकता की बात नहीं है, दीज आर ऑल्सो इश्यूज विच आर लीगल, विच आर ऑल्सो हैज अ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। शायद इसी तरह के सवाल मनमानी केजरीवाल जी हमेशा दूसरे पर, बोलिए, केजरीवाल जी हमेशा दूसरे के ऊपर, ऐसे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अब मीडिया भी आ गए हैं, उनके ऊपर बिल्कुल बेबुनियाद विदाउट एनी एविडेंस उन्होंने एलिगेशंस लगाए। और अब वो एलिगेशन उनके ऊपर अगर कोई लगाए, और एलिगेशन के मीडिया तो रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया अपना ड्यूटी पालन कर रहे हैं, और अब वो उनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। आई मीन दिस इज नॉट जस्ट डिक्टेटोरियल, ये तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकते कोई एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस तरह की कोई हरकत करे। तो क्या डॉक्टर मनीष कुमार मैच्योर नहीं है, ईमानदार नहीं है, समझदार नहीं है केजरीवाल, ये मान लिया जाए जिस तरीके की अब तो कहा जाएगा हरकतें वो कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक दिल्ली का टैक्स पेयर हूं। मैं ये जानना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि कृपया वो बताएं कि आपने ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपने जो टेलीविजन चैनलों के ऊपर एड्स दिए, वो आपने ये दुस्साहस क्यों किया? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने किन क्राइटेरिया के तहत उन टेलीविजन चैनलों को चुना जहां आपने ये एड सवेरे से आपने चलवाने का जो आपने काम किया है, उसका मापदंड क्या है? और अगर आप ट्रांसपेरेंसी के इतने बड़े योद्धा रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि आपने किस क्राइटेरिया के तहत कुछ चैनलों को दिया और कुछ चैनलों को नहीं दिया। अब दूसरी बात पे आते हैं कि केजरीवाल, मैं लगातार इस चीज को मानता आया हूं, और अभी से नहीं, अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से जी, कि केजरीवाल एक बहुत ही सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन, मुझे तो ये कहते हुए बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो हजारों लाखों लोग, जिन लोगों ने इस आंदोलन में अपना भरोसा जताया, जिन लोगों ने ये हसीन सपना अपने दिमाग में वो घर बना लिया था कि देश में कुछ बदलाव होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोकपाल आएगा, पता नहीं क्या क्या लोग सोच लिए थे, इन सब के ऊपर इस व्यक्ति ने एक तरह से झाड़ू मार दिया। और अब जब सरकार बन गई है, तो आप देखिए इनके कृत्य कैसे हैं। आपने ये दुस्साहस कैसे कर लिया इस देश के अंदर में कि आप मीडिया को धमका लेंगे और आप बाकी मने बच के निकल जाएंगे। अभी तक आपकी पार्टी, आपका एग्जिस्टेंस, जिसे लोग सड़क पे पहचानते नहीं थे, मीडिया ने उसे नेता बना दिया। ऐसे लोग जो ढंग से बोल नहीं पाते थे, मीडिया ने उसे अपने स्टूडियो में बिठा करके बहुत बड़ा वक्ता बना दिया, प्रवक्ता बना दिया। लेकिन आप किस तरह से आप उसको रिपे कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे खिलाफ जो है मीडिया ने ठेका ले लिया है। सुपारी ठेका तो फिर भी सम्मानजनक शब्द है। सुपारी, ये तो अपनी पार्टी के अंदर काम करने वाले जो मीडिया कर्मी से पूछना चाहिए, उन्हें आशुतोष और आशीष खेतान बताएं कि वो किसकी सुपारी लेते थे, और जब वो मीडिया में थे तो क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सुपारी ली थी? ये तो उन्हें बताना चाहिए कि ये किस तरह की ये प्रजातंत्र में इस तरह की बातें कोई करता है। आपने क्या कर लिया? मीडिया जब तक आपसे ये नहीं पूछ रही थी कि पिछली बार चुनाव में जब आप दिल्ली छोड़ के भागे थे, जब मीडिया ने ये नहीं पूछा कि आपका लोकपाल का वादा जो एक झूठा वादा है, आपने जो वादे आपने किए आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उस समय तो आपको मीडिया बहुत अच्छा लग रहा था। और वो सारे, मैं तो इस बात को मैं तो उल्टा कहता हूं कि टेलीविजन चैनलों में कुछ ऐसे चैनल भी थे जिन्होंने इस बात का ठेका लिया था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को एक राष्ट्रीय स्तर का जो है नेता बना दिया जाए। ये तो आपको तो मीडिया को धन्यवाद करना चाहिए कि अगर आपके क्रिटिसिज्म में भी कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, या कोई प्रोग्राम चला रहा है, या फेसबुक पे लिख रहा है, या अखबार में छाप रहा है, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उतना टाइम, उतना स्पेस आपको जो है
ये मिल रहा है जिसके लायक आप नहीं हैं। और चाहते होंगे, इसीलिए शायद उन्होंने इस तरीके की हरकतें अब करनी शुरू की हैं। मैं प्रेम शुक्ला साहब के पास जाऊं उससे पहले हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा का एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें वो विस्तार से बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर। आपराधिक मानहानि मामले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 499 और 500 को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सर्कुलर जारी कर ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई खबर चलाई जाती है तो उसके खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर ये कहा कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ 499 और 500 यानी आपराधिक मानहानि मामले में राहत ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो धमकी दे रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी है और 6 हफ्ते में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन निरंजन के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज दिल्ली। प्रेम शुक्ला जी, वही केजरीवाल हैं जो अपने खिलाफ मानहानि के केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि मानहानि का केस खत्म किया जाए। केजरीवाल जो सबको नसीहत देते रहे, केजरीवाल जो सब पर सवाल उठाते रहे, केजरीवाल जो सबको कानून सिखाते रहे, केजरीवाल जो सब पर उंगली उठाते रहे, आज जब केजरीवाल ही सबसे बड़ा सवाल बन जाए तो उन्हें कैसे परिभाषित किया जाएगा? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, शुरू में ही जब ये 2011 में लोकपाल नाम का एक अभियान अन्ना हजारे की तस्वीर को आगे रखकर कर रहे थे, उस समय ही शिवसेना प्रमुख ने उनके बारे में बहुत बढ़िया एक रेखांकन किया था और कहा था कि ये गद्दाफी है और उनका गद्दाफी वाला चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। बस समय लग रहा है उसमें सामने आने में। एक विरोधाभासी व्यक्तित्व है जो चाहता है कि मेरे लिए लोकतंत्र की सारी जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक ढंग से काम करें और मुझे सारे संवैधानिक अधिकार मिले, किंतु शेष विरोधियों को जो है सारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। उन्होंने जिस मीडिया ने केजरीवाल को सड़क से लेकर विधानमंडल तक बैठाने का जो है काम किया, उसी मीडिया के लिए भस्मासुर बनना चाहते थे। उनके भस्मासुर होने से आज सर्वोच्च न्यायालय ने उनको रोका है। तो ये भस्मासुर जो है, इनको जब भी, क्योंकि इनको जो है कोई इनके समक्ष जो है कोई टारगेट नहीं है, इनके समक्ष सत्ता को किसी तरह हासिल करना, अपने व्यक्तित्व को किसी तरह से सबसे बेहतरीन साबित करना और श्रेष्ठ लोगों के व्यक्तित्वों को ध्वस्त करना, ये इनका लक्ष्य रहा है। किसी जमाने में अन्ना हजारे जो इनके आदर्श थे, कालांतर में अन्ना हजारे को इन्होंने किनारे कर दिया। किसी जमाने में शाजिया इल्मी इनकी साथी थी, कालांतर में इनको लगा कि शाजिया इल्मी जो है वो मेरे काम की नहीं है, तो शाजिया इल्मी को हाशिए पर फेंक दिया जाए। प्रशांत भूषण हमारे काम के नहीं रहे, इनको हाशिए पे फेंक दिया जाए। योगेंद्र यादव आपसे काम निकल गया, योगेंद्र यादव को फेंक दिया जाए। अब कुमार विश्वास की बारी है। कुछ दिनों में आप आशीष खेतान और आशुतोष को भी इसी तरह से, जिस तरह से दूध में से मक्खी को फेंक दिया जाता है, केजरीवाल फेंकने का प्रयास करेंगे। वो स्वकेंद्रित, आत्मकेंद्रित, आत्ममुग्ध और स्वयं के अलावा और किसी पर विश्वास न करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति लोकतंत्र के लिए, समग्र व्यवस्था के लिए खतरनाक है। इनसे जितनी जल्दी हम संवैधानिक व्यवस्था में मुक्ति पालें, उतना हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के हित में है। क्या शाजिया यही रणनीति है जो प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं केजरीवाल की, कि दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक दिया और गट गट करके दूध पी गए? जी, ये यूज एंड थ्रो की उनकी रही है एक पॉलिसी। और शुरुआत में जब मैं अरविंद भाई उनको कहती थी, बहुत इज्जत करती थी और मुझे सच में लगता था कि इंसान सही है। और मुझे लगते थे मनीष सिसोदिया काफ़ी इनसिक्योर और डेस्परेट कि वो टीवी पे आए और मंच पे हावी रहें, लेकिन मुझे लगता था कम से कम अरविंद केजरीवाल सही हैं और एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो रही है देश में। लेकिन जिस तरह से वाकई में उन्होंने इस्तेमाल किया है हर एक इंसान का, और एक तरह से मेस्मराइज करके आप उनके साथ आप बन जाते हैं। आपको लगता है एक देशभक्ति के तार में आप धारा में जुड़ गए हैं। लेकिन देशभक्ति जैसे एक इतने इंपॉर्टेंट जज्बे का इस्तेमाल करना अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस इंसान को कभी माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ही किया सबके साथ। और मुझे लगता था कि वाकई में हम एक नया महात्मा देख रहे हैं। ये इंसान सही है, कुछ अच्छा चाहता है, अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, अपने साथियों के लिए, कि देश के लिए अच्छा चाहता है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वाकई में जिससे मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।
धीरे धीरे करके एक एक करके उन्होंने इस्तेमाल किया लोगों को। इसका ये काम हो गया तो कोई और को ले आए, ये लगातार रहा। और फिर एंड में उन्होंने ऐसे ही किया जैसे कि बहुत एविडेंट है। और बहुत बड़े, आप देखिए बाबा रामदेव जी का इतना बड़ा पूरा संगठन था, वो आर्ट ऑफ लिविंग का इतना बड़ा संगठन था, वो सब कोर कमेटी का हिस्सा थे। अन्ना हजारे आंदोलन में वो सब साथी थे, चाहे उसमें मेधा पाटकर जी हों, चाहे उसमें बाबा रामदेव जी हों, या फिर श्री श्री रविशंकर जी हों, वो सब आए साथ में। लेकिन एक एक करके अरविंद ने एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के तहत उनको हटाना शुरू किया। और जब उन्होंने फास्ट किया तो उन्होंने अन्ना हजारे से एक दिन ज्यादा, जब उन्होंने हमारे बीच रही नहीं है संतोष कोहली सीमापुरी में जब किया, जानबूझ के दिखाने के लिए, देखो मैं तो अन्ना से भी ज्यादा भूखा रह सकता हूँ, प्यासा रह सकता हूँ। तो ये देखिए उनमें इतना ज्यादा एक स्वार्थी एक स्ट्रीक है जो वाकई में बहुत खतरनाक है। और बहुत अफसोस होता है क्योंकि हम लोग हमसे कहते हैं कि आप ये तो पॉलिटिक्स है, सब लोग करते हैं, लेकिन कोई देशभक्ति का तो इस्तेमाल नहीं करता। हम लोग ने तो अपनी नौकरियां छोड़ी थी। आशीष खेतान और आशुतोष तो तब आए जब अरविंद सीएम थे, उनको टिकट मिला लोकसभा का, क्योंकि और तब पार्टी बन गई थी। लेकिन वो सब लोग जो पहले दिन से जुड़े हुए थे, जब ये आंदोलन था, एक एक करके सिर्फ मक्खी की तरह उन्होंने एक सबको निकाला है। और अब सही बात है 57 सीटें आ गई हैं, तो किसी की जरूरत नहीं है, निकालो सबको, जो करना है करो। जो मीडिया तारीफ कर रही है उनको टिकट देते जाओ, उनको अपने साथ रखो। और पहले शाजिया उनकी हरकतों पर हंसी आती है और फिर धीरे धीरे गुस्सा आ जाता है। 6 मई को उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि भैया मीडिया अगर हमारे खिलाफ ऐसी कोई खबर चलाता है जिससे अधिकारियों को लगता है कि यह सरकार की छवि को ठेस पहुंचा रही है, नेगेटिविटी दिखा रही है सरकार को लेकर के, तो उसको लेकर के वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। ये वही केजरीवाल साहब हैं जो अपने ऊपर लगे मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि मानहानि का कानून ही खत्म कर दिया जाए। वाह, क्या कहा जाए केजरीवाल साहब के बारे में। चर्चा हम जारी रखेंगे और पूछेंगे कि अपनों के साथ जो दगेबाजी की वो तो ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भी केजरीवाल नहीं कर रहे हैं तो उनको इतना बेलगाम होने से रोकेगा कौन? एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को भले ही आईना दिखा दिया हो, लेकिन क्या केजरीवाल आईना देखते भी हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है उनके करतूतों से, हरकतों से। डॉक्टर मनीष कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई ये ठीक है कि केजरीवाल किसी की तरफ उंगली उठाएं तो वो उन पर उल्टा मानहानि का केस कर दे, लेकिन क्या मीडिया पर जिस तरीके से वो उंगली उठाते हैं, मीडिया के लिए अपशब्द निकालते हैं, मीडिया के लिए बोलते हैं कि मीडिया वालों ने मेरी सुपारी ले ली है, क्या उनके खिलाफ कोई एंटी डिफेमेशन केस बनता है? देखिए, तो केस तो बिल्कुल ही बनता है, लेकिन मीडिया को इसको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मीडिया आम आदमी पार्टी नहीं है और ना ही उस तरह के जो आरटीआई एक्टिविस्ट है जो मीडिया को इसकी जरूरत पड़े। मीडिया तो हिसाब खुद ब खुद उसका निकाल लेती है। दूसरी बात, जो सबसे इसमें जो ये सर्कुलर जो आया, इसके पीछे मानसिकता क्या हो सकती है उसके बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि ये देखिए, विपक्ष तो है नहीं, इसलिए विपक्ष की कोई आवाज नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो चक्रवर्ती राजा बन गए हैं। एक ही पॉइंट है जो इनके कार्य क्रियाकलापों के ऊपर जो सवाल उठा सकता है, वो मीडिया है। चक्रवर्ती राजा आपने गलत कहा है। चक्रवर्ती राजा का एक शौर्य होता है, एक सम्मान होता है। तो ये जब इनको ये धीरे धीरे ये मालूम होता चला जा रहा है कि इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं हो सकते। अब जैसे 500 नए स्कूल, 100 नए अस्पताल, ये कहां से बनवाएंगे? इनके पास तो जमीन भी नहीं है। प्लस दूसरा मसला जो फंस रहा है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र को लेकर के जो रस्साकसी हो रही है, उसमें भी इन्होंने देखा कि भाई मीडिया जो है, जो संविधान के अनुसार इस देश में सरकार चलेगी, या ये तो आम आदमी पार्टी नहीं है दिल्ली सरकार, कि जैसे ये डंडा चलाते हैं पार्टी के अंदर, उस तरीके से दिल्ली सरकार चलेगी नहीं। दिल्ली सरकार एक व्यवस्था के तहत चलेगी, संविधान के तहत चलेगी, और उस संविधान के तहत जो सही होगा मीडिया उसी के पक्ष में बोलेगी, और उस पर अगर वो सही बात बोला जाए तो वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चला जाएगा। तीसरी बात, जो सबसे अहम जो आगे आने वाले दिनों में जो होना है, वो है इनके जो फेक डिग्री मिनिस्टर जो हैं, मिस्टर तोमर,
इनके खिलाफ जो मसला जो अब बन रहा है वो इनको बहुत ही और भी एम्बेरस करने ठीक है डॉक्टर मनीष, ये सब चीजें तो है कि ये अपने लिए जो गड्ढे ये खोद रहे हैं वो इनके अपने लिए ही सब तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के तहत इन्होंने जो है ये स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई मीडिया के ऊपर रोक लगा देंगे। और दूसरी बात, उन्होंने अपने ऊपर भी रोक लगाई। चलिए, मीडिया के ऊपर रोक लगाने की मंशा तो अब उनकी पूरी होगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखा दिया है। लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी, विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद केजरीवाल की इतनी हिम्मत कैसे, इतना दुस्साहस कैसे हो गया कि वो अपने विज्ञापन फिर भी दिखा रहे थे? प्रशांत भूषण ने भी सवाल उठाया कि अगर आपने विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले बुक किए थे तो आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उन्हें विड्रॉ कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, केजरीवाल जी का अब अगर एक्शन शुरू से देखें, वो शायद अपने आप को देश की कोई भी कानून से ऊपर समझते हैं। इलेक्शंस के दौरान आपको याद होगा कि उन्होंने ये अपने भाषण में बार बार करके ये बताते रहे कि आप रिश्वत के बारे में लोगों को ये बोलते रहे कि आप रिश्वत लो, कांग्रेस और भाजपा से रिश्वत लो, लेकिन मुझे वोट मुझे देना। इलेक्शन कमीशन ने उनको मना किया कि इस तरह की भाषण नहीं देने के लिए, उसका बावजूद भी वो बोलते रहे। आप देखिए, ये कुमार विश्वास जी का केस जो है, दिल्ली वुमेन्स कमीशन उनको समन किया, उन्होंने कंप्लीटली समन को इग्नोर कर दिया। इससे पहले भी केजरीवाल जी का जो एक बेल लेने की आपको याद होगा, जिसके लिए वो जेल भी गए, ये एक लीगल प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश की एक बिल्कुल ही आम नागरिक पर लागू होते हैं। लेकिन उन्होंने एक इसको लेके भी तमाशा बना दिया। तो उनको लगता है कि देश की कोई भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे आप कोर्ट का भी बोले लीगल इंस्टीट्यूशन, मीडिया भी एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन्स कमीशन, ये इंस्टीट्यूशंस बनाने में बहुत साल लगते हैं और इसको बिगाड़ने में 2 मिनट लगते हैं। केजरीवाल जी अपने आप को एक बार एनार्किस्ट कहा था, तो वो बिल्कुल उसी तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत की लोकतंत्र में एनार्किज्म की कोई स्थान नहीं है जी। और जनता ने ही उनको एक बहुत ही उच्च स्थान पे बैठाए हैं और जनता ने ही उनको घसीट के नीचे लेके आएंगे। गद्दाफी कहा था प्रेम शुक्ला ने, तो उनको मालूम होगा गद्दाफी का क्या हाल हुआ था और किसने किया था। बहरहाल, शाजिया इल्मी, आप आम आदमी पार्टी का एक अहम हिस्सा रही हैं, क्या रुख होता है केजरीवाल का जब उनके ऊपर कानून का डंडा आता है, या फिर वो कानून से इतर जाकर कोई काम करना चाहते हैं तो कैसे हिम्मत करते हैं? क्या रुख उस वक्त उनका होता है? मान के चले सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि भाई सरकारी विज्ञापन में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये चेहरे अधिकारी मंत्री नहीं दिखाई देंगे, और फिर भी केजरीवाल अपना विज्ञापन प्रसारित करवा रहे हैं, तो क्या किस हिम्मत के साथ उन्होंने ये काम किया होगा? क्या अप्रोच होती है उनकी? जी, बिल्कुल भी किसी तरह का सम्मान किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है। आपको याद होगा वो पूरा बेल वाला मामला, कि कहा कि मैं तो बेल दूंगा नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन जब 2-3 दिन जेल में रहना पड़ा और जब दिक्कत हुई तो बेल दे भी दी उन्होंने। तो बड़ा कन्वीनियंट उनका होता है कि लोग मेरे लिए धरना करें, सड़कों पे जाम करें, वॉलंटियर्स जो खूब पिटे, वो उनको बर्दाश्त है। मतलब वॉलंटियर्स को इस्तेमाल करना पीटने के लिए और एक माहौल बनाने में बड़े माहिर हैं और उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक मामले के बारे में बताती हूँ जो अभी भी चल रहा है और 2 दिन बाद फिर से आएगा सुनवाई, जिसमें मैं भी को अक्यूज्ड हूँ। ये मामला है कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने जो किया है डेफेमेशन का। इसमें को अक्यूज्ड कौन है? इसमें अक्यूज्ड है अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और मैं, क्योंकि उस वक्त मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी जो वोडाफोन के रेफरेंस में किया गया था। वहां पे आने में तो बार बार कहा जाता है कि सीएम अभी बेंगलोर में हैं या अभी बिजी हैं, या अभी डिप्टी सीएम जो हैं बहुत बिजी चल रहे हैं, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो यानी कि वो बड़े बिजी हैं, लेकिन उसी कानूनी पछड़े में वो डालना चाहते हैं ढेर सारे मीडिया के लोगों को, जैसे उनकी व्यक्ति कीमत नहीं है। और इस सबका जो है इसकी सुनवाई और सारा पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट के हर एक ऑफिसर मिनिस्टर के पास ये हक होगा और गवर्नमेंट के खर्चे से होगा। तो एक तरफ तो वो पैसे की दुहाई लगाते रहते हैं और वो पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मीडिया के खिलाफ केस किए जाएं। यानी कि जो काम सरकार चलाने में अफसरों को करना चाहिए वो अब सरकारी वकीलों के इसके और सरकार के पैसे से केस लड़े मीडिया के खिलाफ। यानी कि वक्त की बर्बादी देखिए, पैसे की बर्बादी देखिए, और किस तरह का मतलब कि मजाक उड़ा रहे हैं वो हर एक इंस्टीट्यूशन का। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने में भी उनकी महारत रही है।
लेकिन धीरे धीरे वो जो एक जो पर्दा था वो उतर रहा है, उसकी असलियत सामने आ रही है। और इसी मामले में आप देखिए कि उन्होंने डेफेमेशन नहीं होना चाहिए और क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये अपील की है। लेकिन जब उनके खिलाफ प्रेस उंगली उठा रही है या आवाज़ उठा रही है तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन की बात की। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंसिबल जितने भी लोग थे उनके साथ, जो वाकई में समझदार लोग थे, सबको तो उन्होंने निकाल दिया एक करके जी। तो अब वही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही चल रहा है हिसाब किताब, और एक के बाद एक इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। जी शर्मिष्ठा जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, वो अभी मीडिया के लिए या इस तरह के डिस्कशन के लिए कोई भी अपना स्पोक्स पर्सन नहीं भेज रहे हैं। क्यों? उनको क्या ये नहीं लगता कि उनका जो ये सब मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, हरकतें, ये गलत शब्द है लेकिन मेरी हिंदी थोड़ा खराब है इसलिए माफ कर दीजिएगा, सही शब्द है। लेकिन उनके इस तरह की जो एटीट्यूड हैं, जनता को एक एक्सप्लेनेशन देना भी क्या जरूरी नहीं है? वो लोग क्या सोचते हैं? पहले तो मीडिया को इस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया जनता तक, उनके जनता मीडिया के माध्यम से जनता को अप्रोच करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि हम इतने ऊपर उठ चुके कि जनता को एड्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरे समझ में दिस इज नथिंग बट एरोगेंस ऑफ पावर। क्षमता उनके दिमाग पे चढ़ गए हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की, किसी को कुछ भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली हाईली कंडेमनेबल। जी प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भी नहीं भेजा उन्होंने आज इस मुद्दे पर, उनका कोई प्रवक्ता नहीं आने को तैयार हुआ। अब सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं होगा बोलने के लिए, तो इस तरीके की राजनीति की गाड़ी कब तक खींच पाएंगे केजरीवाल? नहीं, बहुत लंबा खींच पाने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र इसमें जो है विधानसभा को एक नियति अवधि मिली है और उस सरकार के प्रमुख है, इसलिए 5 वर्ष तो किसी तरह खींच जाएंगे। और सब उनके पास 67 विधायक और हमारे यहाँ जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके कारण जो है हो सकता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले। लेकिन 5 वर्ष बाद जनता उनको जिस तरह से, कांग्रेस को जनता ने 0 सीट पर लाके फेंक दिया है, ये दशा इनकी भी हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने जो है जिस कांग्रेस को अलोकतंत्रवादी कहा, जिस कांग्रेस को भ्रष्ट कहा, जिस कांग्रेस को उन्होंने फर्जीवाड़ा करने वाली पार्टी कहा, आज इनकी पार्टी इनके यहाँ भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को प्रश्रय है। आज इनकी पार्टी में जो है वो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति जो है वो मंत्री बना हुआ बैठा हुआ है, स्वयं ये अलोकतंत्रवादी बने हुए बैठे हुए हैं, और ये अब अराजकता की सीमाएं भी पार कर रहे हैं। जिस तरह से जो है गद्दाफी, वो एक क्रांति की पैदाइश थे लेकिन कालांतर में तानाशाह हो गए। इजिप्ट में जो है तहरीर स्क्वायर का नेतृत्व करने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मोरसी साल भर के अंदर ही तानाशाह हो गए, और उनका चेहरा बेनकाब हो गया। अंततः वहां इजिप्ट में तो सेना ने उठा के मोहम्मद मोरसी को फेंक दिया। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को उठा के इनको बाहर फेंक दे, वरना इनकी जो पात्रता है, इनको तत्काल जो है सरकार से बाहर फेंक दिए जाने की है। किंतु हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में अपात्र व्यक्ति को भी अपना टर्म पूरा करने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए इस अपात्र व्यक्ति को भी 5 वर्षों तक दिल्ली की जनता को झेलना उसकी मजबूरी है, संवैधानिक व्यवस्था है। जी डॉक्टर मनीष, क्या केजरीवाल को लगता है कि वो संवैधानिक कुछ भी करेंगे, कानून से अलग हटकर कुछ भी करेंगे तो जनता में वो ये मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे? क्योंकि उनको ये लगता है कि ठीक है, जनता जनार्दन ने मुझे चुन करके सरकार मेरी बनवाई है, तो जनता में मैं अपनी इमेज जो है नीट एंड क्लीन रखूं, बाकी मैं ऊपर जो करता रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये एक इर्रिस्पॉन्सिबल राजनेता है, चीफ मिनिस्टर है, और ये इर्रिस्पॉन्सिबल मैं इसलिए कह रहा हूं। ये तो आप विधानसभा चुनाव से पहले भी कह रहे थे, लेकिन इस मैसेज को जनता ने नहीं एक्सेप्ट किया। नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी। ये जनता भी इस अंतर को नहीं समझ सकी, और ना ही क्या समझ पाएगी, मैं वही पूछना चाह रहा हूं, क्या समझ पाएगी? तो समझना पड़ेगा, और ये जब तक नहीं समझेंगे, क्योंकि संविधान में और भी कई व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि एक राज्य का चीफ मिनिस्टर संविधान के खिलाफ जाकर के काम करता रहे और देश में बाकी जो प्रशासन तंत्र है, जो केंद्र सरकार है, वो जो है वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठी रह जाएगी। वैसा नहीं है। हालांकि ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, जब से इस आंदोलन का जन्म हुआ तब से आपने कानूनों को, इसके लिए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो सब जिम्मेदार है। क्योंकि जब इन्होंने लोकपाल आंदोलन किया, आपने ठीक है
आंदोलन से आप डर गए, कांग्रेस पार्टी डर गई, आपने इन्हें बिठा लिया संविधान बनाने के कार्यक्रम में। 4-5 डेलीगेशन इधर से भी गए, उधर से भी गए। जब अंदर चले गए तो उन्होंने कहा भाई रिकॉर्डिंग होगी, तो उस पर भी आपने मान लिया, वीडियो होगी, फिर आपने उससे कहा भाई कुछ मैनेज कर लो। आप लगातार जब से आप ये काम करते आए हो तब से आपने वो काम किए जो संविधान में, जैसे कि समीक्षा जी ने बताया बहुत सारे केसेस के बारे में, आपने वो काम किए जिसमें ये साफ प्रतीत होता है कि देश के कानून के लिए आपके मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, और आप उसको तोड़ने के लिए जो ये आपकी प्रैक्टिस है, ये हैबिट है आपकी। तो यही जो ये हैबिट जो है ये बदलेगा कब? जब वो व्यक्ति ये इस बात को रियलाइज करेगा कि वो आंदोलनकारी से अब एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर बन ठीक है, लेकिन अगर वो रियलाइज नहीं करते हैं तो क्या जनता के सबक सिखाने से पहले उन्हें रोकने का कोई तरीका है? इस पॉइंट पर, इस मुद्दे पर, इस सवाल पर हम बात करेंगे। चर्चा जारी रहेगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चले, बड़ी बहस में एक बार फिर वापस लौटते हैं। सबसे पहले शाजिया, आपसे जानना चाहेंगे कि 5 साल बाद जनता केजरीवाल को सबक सिखाए, क्या इसके अलावा कोई उम्मीद बचती है कि केजरीवाल कानून का इन बाकी बचे 4 सालों में कानून न तोड़ते रहें, ऐसा ना करते रहें कि संविधान को वो ना माने? नहीं, सबक मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने आज सिखाया है। आप देखिए डीटीसी ड्राइवर को लेकर जो इतने नाराज लोग हैं वो सिखाएंगे सबक, वो सिखा रहे हैं। टीचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट इनको प्रॉमिस किया गया था कि उनको परमानेंट जॉब्स होंगी, वो सिखा रही हैं सबक, बार बार धरना प्रदर्शन करके। और जिस तरह से वाईफाई का उन्होंने वादा किया था और अब कह रहे हैं कि 1000 हॉटस्पॉट्स होंगे और 10 मिनट के लिए होगा, तो वो यूथ उनको धरना प्रदर्शन करेगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जिस तरह सवाल ये उठता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपना विज्ञापन वो टीवी पर दिखा रहे हैं, तो उन्हें रोकने वाला कोई है? इसको बिल्कुल रोका जा सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इस पे नोटिस लेना चाहिए। साथ ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दिल्ली में एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, नसीब जंग साहब को जो है इस पे जो है नोटिस लेना चाहिए। सरकार को नोटिस भेजना चाहिए कि भैया आप सरकार में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। प्लस एक और मसला आ रहा है जो आगे चल करके वो कंट्रोवर्सी में क्रिएट होगा, उससे भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने वाला है। वो नसीब जंग और पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के क्या है, उसको लेकर के प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली है। तो कुल मिलाकर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आखिरी में कि इस देश में केजरीवाल ने जिस तरह का एक एग्जाम्पल पेश किया है, ये मान के चलिए कि अब आगे आने वाले कई सालों तक कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस देश में आंदोलन करना चाहेगा तो लोग उसे शक की निगाह से देखेंगे। चलिए, इसी लाइन के साथ बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हम करना चाहेंगे और ब्रेक लें उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वाड्रा